नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। महाभारत देख रहे हैं आप, लेकिन आज महाभारत में बात करेंगे बांग्लादेश की एक बार फिर से, क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके बाद सवाल एक बार फिर से उठने लगा है कि क्या बांग्लादेश में एक बार फिर से शेख हसीना, जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री रही, उनको अनंत फानन ने इस्तीफा देना पड़ा, क्या फिर से एक बार हसीना तख्ता पलट करेंगी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि शेख हसीना ने पहली बार, जब से उनको देश छोड़कर जाना पड़ा, उसके बाद पहली बार वो खुलकर सामने आई हैं और वो बड़ा संकेत दे रही हैं। क्या संकेत है बड़ा? शेख हसीना ने जो कुछ कहा उससे जुड़ी बड़ी खबर है, वो आपको मैं बताऊंगी। और ये क्यों कह रही हूं कि शेख हसीना तख्ता पलट करने वाली हैं, ये आपको मैं विस्तार से बताऊंगी। क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर शेख हसीना का ये खुलासा कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर शेख हसीना पर किसने और किस चीज के लिए दबाव बनाया था, जिस वजह से शेख हसीना अब सामने आ गई हैं और खुलकर कह रही हैं कि अगर दबाव में आ गई होती तो वो सरकार में बनी रहती। और तख्ता पलट क्यों होगा ये आपको बता देती हूं, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश में हर कोई खतरे में है। बांग्लादेश में इस वक्त हिंदू खतरे में है, क्योंकि हिंदुओं पर लगातार अटैक हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, और लगातार बांग्लादेश में अलग अलग जगहों पर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है, बांग्लादेश में पुलिस खतरे में है। यही वजह है कि पुलिस अधिकारियों को, पुलिस के कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी छोड़कर भागना पड़ा खुद को बचाने के लिए, और वो भी अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, जिन पर बांग्लादेश के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। इस वक्त बांग्लादेश में जज भी खतरे में है। जज इसलिए खतरे में है क्योंकि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट तक घुस जाते हैं और जज को इस्तीफा देने का दबाव बनाते हैं। तो जज भी खतरे में, हिंदू खतरे में, पुलिस खतरे में, और अब तो खबरें ऐसी सामने आई हैं कि बांग्लादेश में सेना पर भी हमला हुआ है और सेना भी खतरे में है। वो सेना जिसके लिए कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के हालातों के बीच उनकी जिम्मेदारी जो उन्हें निभानी थी, वो जिम्मेदारी बांग्लादेश की सेना ने नहीं निभाई। इसी वजह से वहां पर हालात खतरे में हो गए हैं और हर कोई इस वक्त खतरे में है। लेकिन अब बांग्लादेश में हिंदू जाग उठा है। बांग्लादेश में हिंदू अपने अधिकारों की बात कर रहा है, सड़कों पर एकजुट हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश का हिंदू जागा, ललकार से गूंजा ढाका। सड़कों पर लाखों सनातनी, हरे कृष्णा से खबरदार कट्टरवादी। बांग्लादेश के कट्टरवादियों, ये हुंकार सुन लो। हिंदुओं पर अत्याचार करने वालों, ये ललकार सुन लो। भगवान राम और कृष्ण के भक्तों के ये जोरदार नारे, ये आसमान तक गूंजती आवाजें, ये एक सबूत है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के सब्र का बांध टूट चुका है। बांग्लादेश के चटगांव से लेकर राजधानी ढाका तक हिंदुओं का जनसैलाब सड़कों पर उतर आया है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने वालों के लिए यह चेतावनी है कि अब बस बहुत हुआ, अब हिंदू चुप नहीं बैठेगा। जलते बांग्लादेश में हिंदू अपनी सुरक्षा के लिए खुद उठ खड़ा हुआ है। हरे कृष्णा के नारों से बांग्लादेश का आसमान गूंज रहा है। लाखों हिंदू सड़क पर आ गए, कट्टरवादियों को सीधी चेतावनी दे दी है। मानवाधिकार संगठनों को आगे आना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ, मानवाधिकार परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ से मैं अपील करता हूं कि वो हिंदुओं की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों के रक्षण के लिए एक स्वर पैदा करें, तत्काल प्रभावी कोई कठोर कार्रवाई करें। पिछले एक हफ्ते में बांग्लादेश में जो हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। कैसे कट्टरवादियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया, महिलाओं के रेप किए, बेटियों को किडनैप किया, बच्चों समेत परिवार खत्म कर दिए, घरों को आग लगा दी। इसके बाद अब हिंदुओं का गुस्सा फूट रहा है। यही वो समय है जब बांग्लादेश के हिंदुओं को तत्काल उनके लिए सीमाओं को खोला जाए और उनको नागरिकता दिया जाए और यहाँ पे उनकी जान बचाया जाए। बांग्लादेश के हिंदुओं ने अपनी सुरक्षा के लिए प्रण कर लिया है, जिसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। सड़कों पर लाखों हिंदू उतर गए हैं, एकजुटता दिखा रहे हैं, कट्टरवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने की ठान ली है।
सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के हर अल्पसंख्यक के लिए हिंदू उठ खड़ा हुआ है। कृष्ण भक्तों का मैसेज साफ है, अब कुछ किया तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब बांग्लादेश में हिंदू सड़कों पर है, अपनी ताकत दिखा रहा है कि जिनको लगातार टारगेट किया जा रहा था अब वो चुप नहीं बैठेंगे। अगर अब उन पे हमला किया गया तो वो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं जो हालात बने हैं उसके बाद शेख हसीना वापस सत्ता में आने के लिए और तख्ता पलट करने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रही हैं, क्योंकि जो लोग इस वक्त सड़कों में हैं उनको भी शेख हसीना का कोर वोटर माना जाता है और उनकी नाराजगी अभी वर्तमान सरकार से, सेना से और जो लोग इस वक्त हिंसा फैला रहे हैं बांग्लादेश में उनसे बढ़ती जा रही है। लेकिन शेख हसीना ने संकेत दे दिया है, शेख हसीना ये कह रही हैं कि अमेरिका ने उन पर दबाव बनाया था। अमेरिका ने जो दबाव बनाया, अगर उस बात को उन्होंने मान लिया होता तो आज वो सरकार में रहती, वो प्रधानमंत्री पद पर रहती, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश से और बांग्लादेश के लोगों की खुशी से या उनकी आर्थिक स्थिति से, उनके विकास से कोई समझौता नहीं किया। इसी वजह से उन्हें अपने पद से जाना पड़ा। क्या दबाव बनाया था अमेरिका ने और क्यों नहीं झुकी शेख हसीना, इस रिपोर्ट में देखिए। जमीन का एक टुकड़ा कैसे सब कुछ खत्म कर सकता है। समंदर के बीच बसे एक आइलैंड पर अदावत कैसे बगावत में बदल सकती है। सुपर पावर का लालच कैसे तख्ता पलट करवा सकता है। जो दुनिया में सबसे ताकतवर है, जो विश्व को अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिशें करता है, उसने कैसे बांग्लादेश में बर्बादी की पटकथा लिखी, वो जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दावा है कि अमेरिका की महत्वाकांक्षा ने शेख हसीना का शासन नीलाम कर दिया, सत्ता से बेदखल करवा दिया, लोकतंत्र बनाम तानाशाही का नाम देकर कैसे ढाका को सुलगा दिया। हसीना को देश छोड़ना पड़ा, 500 से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी। इन सब के पीछे है एक 3 वर्ग किलोमीटर का समुद्री टापू। ये छोटा सा टापू बंगाल की खाड़ी में मौजूद है और आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश की प्रॉपर्टी है और इस टापू का नाम है सेंट मार्टिन आइलैंड। इसके अंदर जो बांग्लादेश में जो हुआ उसके अंदर CIA का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था। सेंट मार्टिन आइलैंड को हथियाने की अमेरिका की कोशिशों पर शेख हसीना ने मई 2024 में ही इशारों में पूरा बड़ा खुलासा कर दिया था। हसीना ने कहा था कि गोरी चमड़ी वाले एयरबेस और हवाई पट्टी मांग रहे हैं। मैं जानती हूं कि BNP सत्ता में रही तो सेंट मार्टिन आइलैंड को अमेरिका को बेच देंगे। हसीना के इस खुल्लम खुल्ला इनकार वाले बयान के बाद से ही अमेरिका और चिढ़ गया, क्योंकि अमेरिका लंबे वक्त से बांग्लादेश पर दबाव डाल रहा था कि आइलैंड उसे दे दे, ताकि अमेरिका यहाँ पर एक सैन्य बेस बनाकर दक्षिण एशिया में अपनी धमक बना सके और चीन के पर कतरने के साथ ही ड्रैगन और भारत पर नजर भी रख सके। वो शेख हसीना के ऊपर प्रेशर डाल रहा था कि जो सेंट मार्टिन आइलैंड है जो बे ऑफ बंगाल में, वो उसको एक मिलिट्री एयरबेस बनाने के लिए दे, जिसको वो जरूरी था कि वो चाहता था कि जो चीन की एक्टिविटी है बे ऑफ बंगाल में उनको काउंटर करे। आइलैंड शेख हसीना ने दिया नहीं, इसके बदले उन्हें कुर्सी गंवानी पड़ी। मगर अब वो फिर से क्या तख्ता पलट का बदला लेने की रणनीति तैयार कर रही हैं? क्योंकि पहले तो उनके बेटे ने कहा कि अब मेरी मां सियासत नहीं करेंगी, मगर जल्द ही जॉय ने बयान बदला और अब तो खुद शेख हसीना ने भी बांग्लादेश के नाम संदेश जारी कर दिया है और तख्ता पलट रिटर्न करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि अगर मैं अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड दे देती तो शायद मैं भी सत्ता में बनी रह सकती थी। ये लोग छात्रों के शवों पर सत्ता चाहते हैं, देश नहीं छोड़ती तो और भी ज्यादा मौतें हो सकती थी। ऐसे में आप लोग चिंता मत करिए, मैं जल्द ही बांग्लादेश वापस आऊंगी। यानी शेख हसीना क्या लौट आएंगी? क्योंकि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार अमेरिका और ISI की कठपुतली की तरह काम कर रही है, जो भारत के लिए भी एक बड़ा खतरा है।
क्योंकि उनको पता था कि उनके अगेंस्ट एक्शन होने वाला है और उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी कि अगर मुझे जाना पड़े एक तरह के गृह युद्ध को बचाने के लिए, लोगों की जान को बचाने के लिए, तो मैं चली जाऊंगी। अमेरिका की कारस्तानी खुलकर सामने आ चुकी है। अब बस देखना होगा कि फिलहाल भारत में मौजूद शेख हसीना आखिर क्या दाव चलने वाली है। मोदी सरकार के सेफ हाउस में रह रही शेख हसीना किसी बड़े ऑपरेशन पर काम तो जरूर कर रही होंगी ताकि फिर बांग्लादेश के पीएम की कुर्सी पर बैठ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो शेख हसीना तैयारी कर रही हैं वापसी की, शेख हसीना तैयारी कर रही हैं तख्ता पलट की, लेकिन जो कुछ हुआ पिछले दिनों बांग्लादेश में वैसा कभी किसी ने नहीं सोचा था। अभी हालात क्या बने हुए हैं, क्योंकि दावे किए जा रहे हैं सेना की ओर से कि स्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं। वाकई क्या हालात हैं, मेरे साथ पत्रकार जुड़ रहे हैं बांग्लादेश से, उनसे बात करूंगी, लेकिन साथ ही साथ आपको मेहमानों का परिचय करा दूं। तोहिन सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह डिफेंस एक्सपर्ट स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सलाउद्दीन साहब मैंने बताया आपको वरिष्ठ पत्रकार हैं, बांग्लादेश से साथ में जुड़ रहे हैं, बांग्लादेश से मेरे, और विवेक श्रीवास्तव जी हैं राजनीतिक विश्लेषक साथ में जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल सलाउद्दीन जी आपसे, क्या हालात हैं अभी बांग्लादेश में, क्योंकि शेख हसीना दावा कर रही हैं कि वो वापस जरूर आएंगी और तख्ता पलट के संकेत दे दिए हैं और उन्होंने अमेरिका को लेकर सीधे सीधे निशाना साधा है। धन्यवाद। हमारे को लगता है कि शेख हसीना अभी बांग्लादेश में वापस आ नहीं सके, उनको वापस आने की कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, क्योंकि अभी तो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार चल रहा है, ऐसा ही नहीं पूरी जगह पे, यहाँ कोई पुलिस नहीं है, सड़कों में ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है, मदरसा की जो छात्रों और टीचर्स। सो इस हालत में हमारे को लगता है ना शेख हसीना अभी वापस आएंगे या कुछ कर सकेंगे। मगर आपने जो कहा, हाँ अमेरिका को एक हामिद करजाई की जरूरत थी बांग्लादेश में, वो शायद शेख हसीना होने में यकीन इनकार कर रिजेक्ट कर दी, इसके लिए उन्होंने अभी एक हामिद करजाई ढूंढ ली और वो हामिद करजाई आ गए हैं। और आप जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है एक्सेप्ट अवामी लीग, जो पीएनपी, जमात इस्लामी, ये लोग सोच रहे हैं कि 3 महीने में ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है ये चुनाव दे के चले जाएगा, मगर ये कह रहे हैं कि भाई हमारे अभी बहुत वक्त लगेगा, ये पूरा मुल्क को, देश को, संविधान को, सब चीज को रिफॉर्म करना है या वक्त लगेगा 3 से 6 साल कोई कह रहा है। हमें लगता है कि अभी बांग्लादेश की सीने पे एक अमेरिकन CIA, पाकिस्तानी ISI का जॉइंट वेंचर एक हामिद करजाई बैठा है और उसको हटाने में बांग्लादेश के लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, वापस आऊंगी सलाउद्दीन जी, और भी बहुत सारी चीजें आपसे जाननी है मुझे, क्योंकि बांग्लादेश के हालात आपसे बेहतर अभी और कोई बता नहीं सकता है, आप वहां देख रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को। विवेक जी मैं आपके पास आऊंगी, शेख हसीना तख्ता पलट के बाद, देश छोड़ने के बाद अब पहली बार सामने आकर कह रही हैं कि अमेरिका की वजह से उनको देश छोड़ना पड़ा है और उन्होंने अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश के विकास के लिए वो नहीं किया जो अमेरिका चाहता था, उन्हें PM पद गंवाना पड़ा। इसलिए देखिए, कभी भी कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट, देयर इज ऑलवेज अ ग्रे, थोड़ा सा सच और थोड़ा सा जो सच नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं, उन्होंने पहले भी ये कहा था कि देयर वाज अ व्हाइट मैन हु केम एंड मेट हर, जिसने कहा कि साहब बर्मा के ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा और बांग्लादेश के नीचे का थोड़ा सा हिस्सा मिला करके एक क्रिश्चियन कंट्री बनाइए। वो चाहते थे बांग्लादेश को एक अमेरिकन बेस बनाना, जिससे भारत के खिलाफ उसको इस्तेमाल किया जाए। कृष्णों का कहना शुरू से है कि अगर कोई ऐसा देश है जिसको हम ट्रस्ट नहीं कर सकते पूरी पृथ्वी पर, तो अमेरिका है। जिस तरीके से गल्फ को डिस्ट्रॉय किया गया, वियतनाम वॉर हुआ, लेकिन ये सरकार फिर भी मल्टीनेशनल्स को बुलाने के चक्कर में इन्होंने हमेशा एक प्रो अमेरिकन नीति अपनाई, जो कि बहुत से देशों के खिलाफ रही। लेकिन ये कहना अभी कि ये एक बात है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि शेख हसीना ने अपने देश में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को जिस तरीके से होना चाहिए नहीं होने दिया। 10 साल तक एक ऑपोजिशन की लीडर वहां पर जेल में रही। आपने जरूर कहा कि साहब बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन देश के अंदर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी चरम सीमा के ऊपर थी, अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा के ऊपर थी। आप उसको हैंडल नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट आया और 21 जुलाई को जब उसने एक निर्णय दिया रिजर्वेशन के खिलाफ, वो बहुत देर हो चुकी थी तब तक। तो एक डिक्टेटरशिप का माहौल भी था।
तो दोनों पक्ष हैं इसके अंदर, और मेरे ख्याल से सिंस आप भी एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हैं, मैं भी स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हूं, तो इन भी एक तरीके से स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हैं, तो एक न्यूट्रल तरीके से सिचुएशन का एनालिसिस जरूरी है। एक तरफा अगर हम कहेंगे तो वो सही नहीं होगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि शेख हसीना को अगर इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया कि भारत उनको सैंक्टम सेंटोरम दे रहा है, उनको एग्जाइल में यहाँ रखेगा, उनके वापस जाने के रास्ते निकाले जाएंगे, तो शायद ये भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के लिए अच्छा आगे ना हो। वेट एंड वॉच की पॉलिसी होनी चाहिए और इंटरिम गवर्नमेंट के साथ हमारी सरकार को कोऑपरेट करना चाहिए। चलिए विवेक जी, मैं इसी पे सवाल तुहिन जी से पूछने वाली थी, आपने खुद ही ये बात कह दी। तुहिन सिन्हा, ये तो विपक्ष अब कह रहा है कि शेख हसीना का बहुत दिन तक भारत में रहना भारत के लिए मुश्किल बड़ा हो सकता है, भारत के लिए दिक्कतें हो सकती हैं, कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा आपको, जबकि उनके बेटे वीडियो जारी करके कह रहे हैं कि उनकी मां सुरक्षित जगह पर है और अभी फिलहाल भारत में ही रहेंगी। जी नमस्ते अनामिका जी। देखिए, ये तो जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हमारे अजीत डोवल जी हैं और जो शीर्ष पदों पर जो गवर्नमेंट में है वो तय करेंगे कि वो कितना दिन यहाँ रहेगी और उसके बाद वो कहाँ जाएंगी। लेकिन परसों मैं आपके चैनल पे था अर्नब जी के शो पर, और सलाहुद्दीन चौधरी जी ने, जिनको मैं एक बहुत ही साहसी पत्रकार मानता हूँ, उन्होंने कुछ बहुत गंभीर आरोप भारत के नेता प्रतिपक्ष पर लगाए थे। आज पिछले 48 घंटों में मैं भी कांग्रेस पार्टी से एक उत्तर मांग रहा हूं कि क्या राहुल गांधी वाकई लंदन में मिले थे शेख हसीना इनके खालिदा जिया के पुत्र से, और यदि हाँ तो उस मीटिंग का एजेंडा क्या था? क्योंकि देखिए, अब बहुत सारी चीज़ों को आपको जोड़कर देखना पड़ेगा। बहुत गंभीर आरोप उस दिन लगाया था सलाहुद्दीन जी ने। अब बहुत सारी चीज़ों को आपको जोड़कर देखना होगा। पिछले 2 साल से अगर कोई व्यक्ति विश्व भर में घूम रहा है और ये कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ तक कि एक यूएस ट्रिप में वो ये तक कहता है कि हमें आपकी ज़रूरत चाहिए एक बार दोबारा भारत में लोकतंत्र को बहाल करने के लिए, और यहाँ तक कि मार्च 31 में, इस वर्ष की बात कर रहा हूँ, मार्च 31 में वो ये तक कहता है कि अगर भाजपा जीतती है तो देश में आग लग जाएगा। तो अब इन 3-4 चीज़ों को आपको जोड़कर देखना पड़ेगा, और स्थिति मैं केवल भारत के दृष्टिकोण से कह सकता हूं। देखिए, शेख हसीना ने जो आरोप लगाए हैं यूएस पर, वो मेरा मैंडेट नहीं है कि मैं उस पर उत्तर दूं, लेकिन निश्चित रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय डीप स्टेट एक बहुत बड़ा समस्या, एक बहुत बड़ी चुनौती बहुत सारे देशों के लिए, बहुत सारे लोकतंत्र को बन रही है। और यहां क्या कुछ राजनीतिक दल विपक्ष के डीप स्टेट को भारत में सहारा दे रही है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और मेरे ख्याल से इसकी जांच और विपक्ष को इसका उत्तर देना चाहिए। ठीक है, विवेक जी आंसर करेंगे इस पर। मैं आ रही हूँ विवेक जी, लेकिन कर्नल सिंह से मैं रिएक्शन ले लेती हूँ पहले। आ रही हूँ विवेक जी, आ रही हूँ सर, सबसे बात कर लूँ फिर मैं आपसे ही जवाब लूंगी जो तुहिन जी ने कहा है उसका। सर, आपने सुना सलाहुद्दीन जो कह रहे हैं कि वहां पर जो स्थितियां हैं और शेख हसीना फिलहाल वापस नहीं आ सकती हैं। तानाशाही की बात कह रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, कह रहे हैं भाई वहां तानाशाही पे उतारू हो गई थी इसलिए उन्हें जाना पड़ा सत्ता से। अमेरिका का तो सहारा ले रही है इन सब चीजों में बोलकर। 2 चीजें हमें क्लैरिटी के साथ देखनी जरूर चाहिए। अगर तानाशाही थी तो 15 साल से थी, आज ही क्यों? सलाहुद्दीन साहब से मैं ज़रूर गुजारिश करूंगा, सोचें इस पर कि अगर उनकी इतनी ज़्यादा तानाशाही थी तो 5 तारीख के बाद का वायलेंस क्यों? आपका तो एम अचीव हो गया था, जिन लोगों को जो भी कुछ करना था। अब क्यों हो रही है? अब वो एक अलग तरीके का मोड़ क्यों ले रही है? क्यों वो एंटी हिंदू होती चली जा रही है? मैं हिंदूज को लेकर इंडिया को वरी करने के लिए नहीं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि ये प्रूव करता है कि जिसको बोलते हैं ना, जैसा बोया वैसा ही कटेगा। क्या पुलिस ने कंट्रोल नहीं किया? आज पुलिस पिट रही है आप ही के देश में। आर्मी ने कहीं पर भी इंटरफेयर नहीं किया, मूक दर्शक बनी रही। आज आप देख रहे हैं आपकी पोस्ट अटैक हो रही हैं। बीडीआर राइफल्स की जो बॉर्डर की पोस्ट हैं वो बीडीआर वाले छोड़ के चले गए हैं। कंट्रोल ही नहीं बचा है। अब सिर्फ जो बचा हुआ है वो ये है कि बीएसएफ हमारी तरफ नहीं आने दे रही है। आपने पॉलिटिशियंस की बात करी, कितने पॉलिटिशियंस आपने अरेस्ट कर लिए? ये वही पॉलिटिशियन है अवामी लीग के जिन्होंने शायद समय पर वो काम नहीं किया जो उनको अपने लीडर के लिए करना चाहिए था। जुडिशरी क्यों अटैक हो रही है? क्योंकि जुडिशरी को जो काम करना चाहिए था आज वो खुद ही देख रही है कि जिसके ऊपर आप चुप बैठे रहे, आपने जो डिसीजंस थे उनको रोका नहीं। अगर मैं कहता हूं कि रिजर्वेशन से रिलेटेड कोई अगर लोगों में एक तरीके का आंदोलन की या प्रोटेस्ट की चीज थी, आप रोक सकते थे। सुप्रीम कोर्ट रोक सकती थी, उसको पेंड कर सकती थी, रिकंसिडर कर सकती थी। आज आप देख रहे हैं आप ही की सुप्रीम कोर्ट और उसके चीफ जस्टिस को उनका रेजिग्नेशन मांगा और उनको देना पड़ा।
सो ओवरऑल एक बांग्लादेश में सिचुएशन वो बनती चली जा रही है। ठीक है, आईएसआई ने उसको भड़का लिया, उसको आउट ऑफ कंट्रोल कर लिया, चाइना ने फंड कर लिया, यूएसए ने अपना वेस्टेड इंटरेस्ट सर्व कर लिया, बट अबव ऑल मैं कहता हूं बांग्लादेश, आप भी अपने आप को पढ़ना भूल गए। आप अपने देश के अंदर अपनी ही राजनीति को सैबोटाज कर बैठे दूसरों के कहने में। आपका ये जो आंदोलन था, ये छात्र आंदोलन था ही नहीं, क्योंकि जब रिजर्वेशन रुक गया, जब शेख हसीना चली गई, जब चीफ जस्टिस का रेजिग्नेशन मिल गया, अब किस बात की प्रोटेस्ट? लेकिन कर्नल सिंह, एक चीज मैं और समझना चाहूंगी आपसे, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं या मैं गलत समझ रही हूँ, मुझे बताइएगा जरूर, कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री रहते हुए ये नहीं समझ में आया कि ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसे कोई और फंड कर रहा है, या विदेशी ताकतें हैं जो उनको और जरा भड़का रही हैं और लोग उसमें जुड़ते जा रहे हैं, या उन तक वो मैसेज ठीक से नहीं पहुंचाया गया कि क्या एक्चुअल सिचुएशन है इस वक्त बांग्लादेश? आप कृपया कर 20 दिन पहले की शेख हसीना की स्टेटमेंट सुन लीजिए, जहां उन्होंने कहा था, खुद खुलकर कहा था कि इसमें हम आईएसआई के रोल को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कहां से फंडिंग आ रही है? जमाते इस्लामी किसकी वो है फंडिंग, किसको नहीं पता? क्या उन्हें नहीं पता? लेकिन यस, इसी को बोलते हैं एक प्राइम मिनिस्टर का श्रूड होना, इंटेलिजेंट होना, सिचुएशन को हैंडल करना। शायद वो उस पर्टिकुलर जगह पर मात खा गई। ठीक है, विवेक जी कुछ कह रहे थे, फिर मैं सलाउद्दीन जी के पास जाऊंगी। देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग जो हुई थी उसके अंदर इंडिया अलायंस और सारी अपोजिशन पार्टीज ने गवर्नमेंट को अश्योर किया दैट जो भी कदम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाएगी हम सब आपके साथ हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन पर्सनली मिले एस जयशंकर के साथ भी और उनको अश्योर भी किया और मामले के बारे में सारे डेप्थ में समझा भी कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ओवर देयर। अब इसको आप उठा करके ऑपोजिशन वर्सेस बीजेपी की राजनीति में अगर ले आएंगे तो मेरे ख्याल से ये हमारे प्रजातंत्र के लिए एक अनफॉर्चुनेट चीज है। When the opposition has said that we are with the government, आप अपना कदम उठाइए। दूसरा, जहां तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी जी की फैमिली पर्सनली शेख हसीना के बड़ी क्लोज रही है, आज से क्लोज नहीं रही है, 70 के दशक से रही है। 1975 से 1981 तक इसी पंडारा रोड में दिल्ली में शेख हसीना एग्जाइल में थी जब उनकी फैमिली को मार दिया गया था बांग्लादेश के अंदर। नहीं, लेकिन विवेक जी, यहाँ पे बात शेख हसीना उनके परिवार की है ही नहीं। जो बांग्लादेश से खुलासा है उसमें ये है कि वो तो खालिद जिया के बेटे से मिले, खालिद जिया के परिवार से, उनकी फैमिली से जाके मिल रहे थे जो पूर्व पीएम थी वहां की। जी देखिए, मैं जब तक सलाउद्दीन जी हमें नहीं बताएंगे कि कहां से इनके सूत्र मत बताइए, कोई पत्रकार सूत्र नहीं बताता, कम से कम कोई सबूत अगर आप नहीं देंगे तो मैं तो इसको सिर्फ एक गिमिक मानूंगा। बड़ी क्लियर सी बात है। आई मीन विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, आई एम अ लेफ्ट लिबरल सलाउद्दीन जी, और मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए स्टैंड करता हूं। हम सब एंटी जिहादी हैं, आप खुल के जो आपका मन है आप बोलिए, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं। लेकिन जब आप उस चीज को सिर्फ एक गिमिक के रूप में बोल रहे हैं, आप प्रूफ नहीं दे रहे, आप दिखा नहीं रहे, आप कुछ बता नहीं रहे हैं, तो इसके अंदर फिर हमारे मन में भी डाउट प्रस्तुत होता है दैट यू आर जस्ट डूइंग इट टू बिकम अ न्यूज मेकर, जस्ट टू ट्राई टू गैदर अटेंशन। ये चीज हो जाती है। मैंने अभी आपसे एक डिस्कशन में कहा भी था कि आप 7 साल जेल में रहे, आपके ऊपर सेडिशन के चार्जेस हैं, आपके ऊपर मॉनेटरी फ्रॉड के चार्जेस रहे, डॉट। लेकिन अगर आप कहेंगे कि वो चार्जेस गलत थे और मुझे विक्टिमाइज किया, मैं आपके साथ खड़ा हूं क्योंकि आप पत्रकार हैं। अच्छा, नो प्रॉब्लम इन इट। पत्रकारों का फ्रीडम हमें मतलब आप ये कह रहे हैं कि सलाउद्दीन चौधरी ने जो खुलासे किए बांग्लादेश को लेकर, सलाउद्दीन चौधरी जो बातें कह रहे हैं बांग्लादेश को लेकर या राहुल गांधी को लेकर, उनकी मुलाकातों को लेकर, आप उन पर भरोसा नहीं करते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? नहीं, जब तक आप प्रूफ नहीं, हाँ आपको भी नहीं करना चाहिए। आप एक रिस्पॉन्सिबल चैनल हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन को टारगेट करने से पहले आपके एडिटोरियल टीम को भी बैठ करके सबूतों को एनालाइज करना चाहिए। कोई भी आदमी आएगा कल मैं आकर के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोलने लगूं कि साहब मेरे पास फलाने चीज का है और वो मेरा ये दिस इज नॉट डन। ये एक बड़ी डेमोक्रेसी है। आप एक रिस्पॉन्सिबल चैनल है, आप इनसे सबूत मांगिए पहले, ये सबूत दे पहले, वो डिस्कशन उसके बाद आगे बढ़े इस इशू कि राहुल गांधी मिले थे या नहीं मिले थे, और अगर मिले थे तो किससे और क्यों। ठीक है, सलाउद्दीन चौधरी, ये जो भाई ने अभी कहा नहीं कि मेरे खिलाफ सीडिशन चार्ज, ब्लास्फेमी चार्ज, ब्ला 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 ब्ला, सो ये किसने लाया था? उनके दोस्त लोग, जमात इस्लामी और बीएनपी। क्योंकि मैंने कहा था कि मदरसा में जंगी की उत्पादन हो रहा है, उसके लिए मेरे खिलाफ सीडिशन, वो जो बड़ा करके बार बार कह रहे नहीं, इट प्रूव्स दैट ये जिहादियों के दोस्त है। जिहादियों के दोस्त के साथ में क्या डिबेट करूंगा? मैंने कह दिया, राहुल गांधी, मैं, तारिक रहमान, बोल्डली एंड स्ट्रांगली
अभी आप ये कहेंगे वो कहेंगे, भाई आप तो पत्रकार है नहीं, आप सारे छोटा मोटा पॉलिटिशियन होते होंगे, मैं बहुत बड़ी लेवल की जर्नलिस्ट हूँ, इंटरनेशनली नो, आपको दुनिया में कोई भी नहीं जानता। मेरे फेवर में यूएस कांग्रेस में रेजोल्यूशन आया, न्यूयॉर्क टाइम्स में मेरे फेवर में एडिटोरियल पब्लिश कर दी। आपको पहले जानना चाहिए कि हु इज मी। आप जैसे मेरे के साथ बात करें कि कोई शर्तों की 4-5 सेकंड की सुनिए, मैंने बात नहीं की, आप जब बात किया आप सुनिए मेरी बात। आपके बात में आपके बीच में बोले हैं तो उनको बोलने दीजिए। मैं सलाउद्दीन जी एक चीज और सर, ओके सलाउद्दीन जी कोई सबूत नहीं है तो आप मतलब क्या है? आप मेरे देश के रुक जाइए सर, सुनने दीजिए, कोई भी आरोप लगा देंगे। हाँ जी बात करने दीजिए, सुनिए। The way you are aggressively attacking me, it proves that what I said, you also know it is true. Frankly speaking, the way you are aggressively attacking people, मैंने एक चोर को चोर कह दिया और आप वो चोर की एक घर की रहने वाले आप कहने नहीं वो चोर नहीं है, जो चोर कह रहे वो ये है वो मेरे देश के प्रधानमंत्री को साफ प्लीज लिसन टू मी, आप बिना सबूत के कुछ नहीं कहेंगे। It is a मेरे matter बात of my सुनिए, country. कांग्रेस पार्टी यही दिक्कत है, राहुल गांधी, यही दिक्कत है। आप सब अगर कह दें। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लेके कोई चीज बोली है तब सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर वो राहुल गांधी को लेकर कोई बात कह रहे हैं तो सवाल खड़े हो रहे हैं। तुहिन सिन्हा यही सवाल है कि जब सलाउद्दीन चौधरी बार बार ये बात कह रहे हैं और वो कह रहे हैं वो बड़े लेवल के, और हम भी जानते हैं वो बांग्लादेश में जाने माने बड़े लेवल के पत्रकार हैं, बिना किसी सबूत के बिना किसी बात की इतना बड़ा दावा नहीं करेंगे वो। दो ना फिर भैया, क्या क्यों रखा है, फ्रिज में डाल रखा है कोल्ड सर जब वो आपसे पूछोगे तब बोलिएगा ना, रुकिए दूसरे को बोलने दीजिए। सलाउद्दीन जी आ रही हूँ, सलाउद्दीन चौधरी आ रही हूँ मैं आपके पास। अनामिका जी रिपब्लिक खुद भी बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता आया है और आपको भी पता है कि किसी भी कोई जर्नलिस्ट अपना सोर्स नहीं डिस्क्लोज करता है। जब वक्त आएगा वो अपना प्रमाण देंगे, लेकिन आज क्या ये दायित्व तो नहीं बनता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कि वो भी अपना पक्ष रखे? हम तो उत्तर मांग रहे हैं, क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन से जवाब भी नहीं मांगा जाए अगर इतना गंभीर आरोप लगाया जा रहा है? और मैंने तो आपको 2-3 चीजों के साथ जोड़ा, उनके व्यवहार पिछले 2 सालों में जो व्यवहार रहा है, जिस तरह की धमकियां वो देते रहे हैं, उससे मैंने जोड़ा है। देखिए दूसरी बड़ी बात अनामिका जी जो बताना बहुत जरूरी है, देखिए जहां तक हिंदुओं के हित का बात होता है, वहां पर भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो चुप्पी है वो बहुत रहस्यमय है। आपने देखा 8 अगस्त को, गुरुवार की बात कर रहा हूं, उन्होंने अपने घर में एक मीटिंग की थी कि या घर पे या जहां भी मीटिंग की थी, एक डेलीगेशन से मिले थे। डेलीगेशन में जीन ड्रेस शामिल थे। जीन ड्रेस जो अपने आप को एक इकोनॉमिस्ट बताते हैं, भी लेफ्ट लीनिंग इकोनॉमिस्ट है। अगले दिन जीन ड्रेस जो है दिल्ली में गिरफ्तार होते हैं प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करते हुए, और उनके साथ होते हैं नदीम खान जो ऑल इंडिया जमायत इस्लामी हिंद के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। और नदीम खान का इतिहास रहा है कि वो बांग्लादेश में सिविल वॉर की वकालत करते हैं। तो बड़ा प्रश्न ये भी है कि गुरुवार को जब हिंदुओं की जानें जो हैं बांग्लादेश में खतरे में थी, तो क्या राहुल गांधी जो अपने डेलीगेशन के साथ ये चर्चा कर रहे थे, ये मेंटोरिंग कर रहे थे, ये ट्यूटरिंग कर रहे थे कि आप प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट को कैसे आगे बढ़ाएं? और यदि वो ऐसा कर रहे थे, अब जो आगे मैं दिखाने वाली हूँ, वापस लौट रही हूँ आप लोगों के पास, अब इसी पर आगे बात करने वाली हूँ, क्योंकि जो कुछ इस वक्त हो रहा है बांग्लादेश में, उससे एक बात तो साफ है कि बांग्लादेश का हिंदू जाग उठा है। लेकिन भारत में वो लोग जो गाजा पर बोलते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर एक शब्द नहीं निकल रहा है उनके मुंह से। हिंदुओं को लेकर सिंपैथी तो छोड़िए, वहां पर जो कुछ हो रहा है उन तस्वीरों को भी सोशल मीडिया पर डालकर अपनी ओर से ना कोई दुख व्यक्त किया जा रहा है और ना ही उस पर कोई बयान जारी किया जा रहा है। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से बांग्लादेश में हो रही हिंसा या बांग्लादेश का माहौल खराब करने वाले, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला करने वाले लोगों को क्या संदेश दिया, सुन लीजिएगा। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है
और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ कह रहे हैं कि जो लोग हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं बांग्लादेश में, उनका सीधे सीधे दाना पानी बंद कर देंगे योगी आदित्यनाथ। क्या यही संकेत दे रहे हैं वो? क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भड़क उठे हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं पर हमले नहीं रुके तो एक्शन संभव है, उत्तर प्रदेश से एक्शन लिया जाएगा उन पर। कट्टरवादियों का क्या वो दाना पानी बंद कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये क्या संकेत दे रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री आने वाले समय में ऐसा कुछ कर सकते हैं? क्या दाना पानी बंद कर सकते हैं? बांग्लादेशी घरों में चूल्हा भी नहीं जल पाएगा अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ढेरों सामान बांग्लादेश भेजा जाता है। चावल, गेहूं, सब्जियां, चीनी, फल, तमाम चीजें वहां सप्लाई की जाती हैं और करीब 140 चीजें बांग्लादेश भेजता है उत्तर प्रदेश। इसमें सीमेंट भी है, चमड़ा भी है, ई रिक्शा, इंजीनियरिंग आइटम्स हैं। तो ऐसे में हिंसा के चलते 700 करोड़ का सामान अटका हुआ है। तो क्या ऐसे बड़े कदम उठा के या ऐसे बड़े संकेत दे के बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है उसको रोका जा सकता है? क्योंकि वहां के अंतरिम सरकार ने अभी तक हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। बस बार बार यही कहा जा रहा है कि हमारे देश के नागरिक हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इस रिपोर्ट को देखिए कि कैसे बांग्लादेश में हालात खराब हो रहे हैं और कैसे भारत की ओर से इस पर संकेत दिए जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा की तपिश अब भारत में भी दिख रही है। हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं तो यहाँ सड़कों पर लोग उतर आए हैं, जमकर नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसा बंद करने की आवाज तेज होने लगी है। चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर गोवा, जगह अलग अलग है लेकिन तस्वीरें एक हैं, लोगों की मांग एक है। ये चारों तस्वीरें उत्तर प्रदेश की हैं, जहां हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अयोध्या में जहां हाथों में बैनर लेकर सड़कों पर लोग उतर आए, तो वहीं वाराणसी में स्थानीय महिलाओं ने बैंड लेकर हिंसा के खिलाफ मोर्चा संभाला। फिरोजाबाद में भी लोगों में आक्रोश दिखा, जहां पुलिस और हिंदूवादी संगठनों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, तो वहीं आगरा में अत्याचारियों को जेल भेजने की मांग उठी। उत्तर प्रदेश ही नहीं, गोवा और जम्मू कश्मीर में भी लोगों में हिंसा के खिलाफ गुस्सा दिखा। गोवा के पंजिम में मंदिरों पर हो रहे हमले और महिलाओं के साथ हो रही बर्बरता के विरोध में हिंदू राष्ट्र जागृति के लोगों ने हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। तो वहीं जम्मू कश्मीर में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने भारत माता की जय की गूंज के साथ हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग उठाई और विरोध रैली निकाली। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के बीच उठती ये विरोध की आग धीरे धीरे और फैलती जा रही है। जगह जगह प्रदर्शनों के बीच हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है और तो और लोग अब ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग करने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कर्नल सिंह, इन तस्वीरों को देखकर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अभी जो हालात बांग्लादेश में बने हैं, क्या उसी से शेख हसीना को कॉन्फिडेंस फिर से आया है कि वो फिर से तख्ता पलट कर सकती हैं और वापस से वहां की पीएम बन सकती हैं? क्योंकि वो बार बार ये कहना चाह रही हैं कि बांग्लादेश की को आगे बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के जो कदम उन्होंने उठाए, उसकी वजह से उन्हें आज पीएम पद छोड़ना पड़ा। अगर आप बातों का एनालाइज कर देखें तो शेख हसीना और बांग्लादेश और पूरी दुनिया ये बिल्कुल क्लैरिटी से जान चुका है कि ये छात्र आंदोलन नहीं था, ये एक गवर्नमेंट गिराने का आंदोलन था। इस आंदोलन का कहीं कोई एम ही नहीं था सिवाय इसके कि डिस्टेबलाइज किया जाए बांग्लादेश को, उसकी गवर्नमेंट को। फिर हिंदू टारगेट क्यों? मैं आ रहा हूं अब लास्ट इस पर। जब ये सारे एम अचीव हो गए तो लास्ट जो बोलते हैं ना लपेटे में लेने वाली बात, वो आ गई कि इसमें अब हिंदुओं वाला एंगल भी ला लीजिए। क्यों? क्योंकि जमात इस्लामी किसकी है? बीएनपी किसके द्वारा सपोर्टेड है? आईएसआई द्वारा सपोर्टेड है। सीधी सीधी बात यह है। मैं कहता हूं ये देश अगर आप पॉलिटिशियंस का है, मेरा नहीं है। ये ऑपोजिशन अगर इस देश का है, ये ऑपोजिशन मेरा नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कौन सा ऐसा लीडर है जो खुलकर एक बार आपके टीवी पर आकर ये बोल पाए कि नहीं, हम हिंदुओं का सपोर्ट नहीं करते। मैं कहता हूं अगर आदित्यनाथ जी ने कुछ कहा है कि आप उसके बारे में कुछ कहें या ना कहें, बट कम से कम उनके साथ खड़े हो सकते हैं कि हम
बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ है। ये बांग्लादेशी हिंदू हैं। आप कृपया कर इसमें कहीं कोई डाउट मत रखिए। इन 1.5 करोड़ को मैं जगह दे सकता हूं, लेकिन ये उनके साथ इंसाफ नहीं है। ये उनकी जमीन है जहां पर वो रह रहे हैं, उनको वो हक मिलना चाहिए। और अगर इस हक को आप हिंदुओं के तौर पर नहीं निभाना चाहते, मानवता के तौर पर क्यों नहीं निभाएंगे? जो जगह पर मैं पैदा हुआ हूं, जहां मैं काम कर रहा हूं, जहां मेरा सब कुछ है, मैं उसे छोड़कर क्यों आऊं? और आज वहां का हिंदू इकट्ठा होकर ये करने की कोशिश कर रहा है। हमारे देश का मानवता के तौर पर ये सपोर्ट होना चाहिए। चलिए मुझे बता दीजिए, कल आपने सारे हिंदू ले लिए, अब क्रिश्चियंस का क्या करेंगे? अब बौद्धिस्ट का क्या करेंगे? एक बात, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है मानवता के साथ खड़े होइए, इवन एज अ ऑपोजिशन। अगर आप कहीं किसी पार्टी के भी हो, क्या आपने कोई अच्छाई पाई कि बांग्लादेश में इस तरह का जो कांड हुआ है वो आपके यहां हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? आप क्या आईएसआई के हाथ में खेलना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या आप इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए यूएसए का साथ लेंगे, चाइना का साथ लेंगे? आप बिल्कुल नहीं लेंगे। आप मेरे देश के ऑपोजिशन है, मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होंगे। उस प्राइम मिनिस्टर के घर में कोई घुसेगा तो उसके लिए मैं, मेरा ऑपोजिशन, मेरी पब्लिक, मेरे छात्र, मेरे पब्लिक सब साथ खड़े होंगे और हम किसी को अंदर नहीं घुसने देंगे। क्यों? क्योंकि मेरी आर्मी पर कॉन्फिडेंस है कि वो कभी साइड नहीं लेगी। वो अपने देश, अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी सरकार के साथ खड़ी होती है। मैं चाहूंगा हर ऑपोजिशन का लीडर सिर्फ इस बात पर काम करे, कम से कम बोले, एक वो एटमॉस्फेयर ना बनाए जहां हम आपस में ही लड़ रहे हैं। हालांकि जो कुछ हो रहा है वो बांग्लादेश में हो रहा है, वहां तो आप सपोर्ट बाद में करेंगे, पहले अपने देश में तो सपोर्ट कर लीजिए कि नहीं, हम इस तरह की कोई कार्रवाई ना करेंगे, ना होने देंगे, ना टॉलरेट करेंगे। विवेक जी, यही सवाल बार बार पूछा जा रहा है, इसीलिए कि आप गाजा पर तो बोल देते हैं, सोशल मीडिया पर भी बोल देते हैं। आवाज आ रही है विवेक जी आपको ना मेरी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सोशल मीडिया पर भी अपनी बात कहते हैं, लेकिन उन्हीं बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आज भारत में लोग सड़कों पर हैं कि हिंदुओं की रक्षा कीजिए, लेकिन हमारे देश के विपक्ष नेता के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है इस वक्त। सबसे पहली बात है, इस देश में फैशन हो गया है, मीडिया एंकर, हमारे रिटायर्ड फौजी, आप ऑपोजिशन से बड़ा सवाल करते हैं, नसीहत भी बड़ी देते हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह ने एक बड़ा भाषण दे दिया। आपको मालूम है ऑल ऑपोजिशन पार्टी मीटिंग में क्या स्टैंड लिया हम लोगों ने? आपको मालूम है? मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं मिस्टर। सुनिए जरा, मैंने अप्रिशिएट किया है सर, थोड़ा मैंने अप्रिशिएट किया है। मैंने एज अ फौज, आप मेरे ऑपोजिशन वाले सपोर्ट करेंगे, ये मैंने अप्रिशिएट किया है, आपको मुबारकबाद दी है। मैं तो आपसे एज अ पत्रकार बात कर रहा हूं, अब आप ऑपोजिशन में मिल गए, पता नहीं कैसे। मैं देखिए ये मैंने अभी आपसे सीखा है कि अगर कोई चीज गलत बोल रहा है कि कोशिश कर रहा है तो उसे रोकना पड़ेगा। ये मेरा भी धर्म है, ये मेरा भी हक है। आप कैसे बोल सकते हैं कि कोई रिटायर्ड ऑफिसर ऑपोजिशन के खिलाफ बोल रहा है? मैं तो उसके सपोर्ट में बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि मेरा ऑपोजिशन मेरा है और वो कभी भारत देश के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। Let us not enter into a shouting match. Oh no, that is not a shouting match. This is my below noise. You don't know what can be my noise. Don't try to challenge me on that. You are making a personal comment. आप एक पर्सनल कमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक बेकार का पर्सनल कमेंट कर रहे हैं और वो भी मेरे ऊपर नहीं कर रहे हैं, आप कर्नल साहब के ऊपर कर रहे हैं। आप फौज के रिटायर्ड लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। आपको मैं कैसे करने दूंगा बात? अरे जनाब, मैं ट्रेंड आदमी हूँ, अगर मैं आवाज उठाने पर आ गया तो आप बोल नहीं पाएंगे। आप समझ क्या रहे हैं? आप एक आर्मी, आप एक रिटायर्ड फौजीज के ऊपर कमेंट कैसे कर देंगे? है आपकी औकात? है आपकी औकात कि आप एक रिटायर्ड ऑफिसर के ऊपर या वेटरन्स के ऊपर कमेंट कर देंगे? और आप सोच रहे हैं मैं एक्सेप्ट कर लूंगा? देखिए, मैं नहीं बोलना चाह रही थी, आपने मेरे लिए, आपने मीडिया के लिए, आपने एंकर के लिए कहा, मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि आप लोग ऐसे आरोप लगाते रहते हो और हम एक कान से सुन के एक कान से निकाल देते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें कहां पर और क्या सवाल करना है। और जब सवाल का जवाब आपके पास नहीं होता, आपको सवाल चुभते हैं, तो आप उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप किसी सेना के अधिकारी के लिए, अगर आप हमारे देश के सैनिकों पर सवाल खड़े करेंगे तो सर शांत नहीं बैठा जाएगा। और सर आप भी, मुझे पता है आप बहुत हर्ट हुए हैं, उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। नहीं विवेक जी, देखिए, आपसे पूछा गया सवाल आप बताइए। आप ये नहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप ये नहीं बोल रहे हैं प्रियंका गांधी क्यों नहीं बोल रही हैं, आप ये नहीं बोल रहे हैं अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं, ममता बनर्जी क्यों नहीं बोल रही हैं इस पर। आप सोचिए ना कि आप क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं। आप बताइए ना कि आप क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं, कि आपके पास जवाब नहीं है इस पर जो पूछा मैंने आपसे। नहीं, आप ये बताइए, एज एन एंकर एंड एज एन एक्स आर्मी मैन, क्या आप लोग कभी सरकार से प्रश्न पूछते हैं
कभी सरकार को नसीहत क्या देते हम हैं, पूछेंगे? ये opposition हमारी को क्या मर्जी करना है। चाहिए, कमेंट आपको चैनल कोई को हक नहीं कुछ बनता देते। कि एक्स आर्मी सरकार मैन को के क्या ऊपर करना चाहिए, किसी वो भी तरह का नसीहत कमेंट करें। अरे ना यार, हमें let me speak टॉलरेबल for the है, अंदर से। ना हम टॉलरेट Please, करेंगे, show some ना आपको humility बोलने यार। देंगे। आर्मी Show some वेटरन्स के ऊपर humility, आप sir। कृपया कर अपनी बोलती बंद रखें और कृपया कर ना बोलें। आर्मी के ऊपर एक क्या होता आर्मी है, मैं वेटरन आपको अपने लगा देश की रहा बात हूं, करता है, थोड़ी ना। आप इस आप समय सवाल सिर्फ कर रहे हैं, और जवाब सिर्फ देंगे, अपनी बात कर रहे हैं, अपनी पॉलिटिकल रोटी सेक रहे हैं। आप हमारे ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। आप आर्मी वेटरन्स के ऊपर नहीं करेंगे। बिल्कुल कर हक सकते नहीं है हैं। आपके ऊपर, सवाल किया आपकी है। औकात नहीं है। जी, मुझे बताइए। बोल रहा हूँ अब। मुझे बता दीजिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हो रहा है उस पर विपक्ष के नेता क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? फिर मैं तोहिन सेना के पास जाऊंगी। विवेक श्रीवास्तव, पर्सनल कमेंट करने या पॉइंट आउट करने से बेहतर है तो पूछा गया उस पर जवाब दीजिए, और नहीं जवाब है तो कहिए नहीं भाई नहीं बोल सकते हैं, मेरे पास कोई आंसर नहीं है, आई एम आंसरलेस। ये सारे जवाब हैं। हम भाजपा की इस रेटरिक को नहीं मानते कि ऑपोजिशन क्वेश्चन नहीं कर रहा है बांग्लादेश को। पहली क्वेश्चन नहीं चीज है, सर, सरकार को हिंदुओं question के करना साथ चाहिए। जो कुछ वहां क्या इस वक्त हो सरकार रहा ने है मेरे उस honorable Prime पर Minister क्वेश्चन की बात ही question नहीं है। किया? मैंने मैंने बोलने बोला दीजिए बात। मैं मतलब 5 सेकंड भी इस नहीं बोलता हूं और वक्त कभी इस आप वक्त पूछो, करोड़ों कभी हिंदू कभी बांग्लादेश में surrender अपनी करते रक्षा के हैं। लिए You are कह रहे हैं not भाई letting हमारी me रक्षा कीजिए, वो कह रहे हैं नहीं कर सकते हैं तो हम खुद कर लेंगे अपनी रक्षा। उस पर बोलिए विवेक श्रीवास्तव। मैडम मैं 5 सेकंड बोलता हूँ, आप कूद पड़ती है 20 सेकंड के लिए, फिर 5 सेकंड बोलता हूँ, फिर आप आ जाती है। जो सवाल फिर 5 पूछ रहे हैं उस पर सेकंड जवाब बोलता हूं, दीजिए, फिर फिर मैं तो सेना के पास जाऊंगी। लिमिटेड टाइम है विवेक श्रीवास्तव। नहीं तो यू हैव टू गिव मी 30-40 सेकंड मैडम। अरे आप मुझे मत सिखाइए, आप जवाब दीजिए। पेशेंस ऐसे थोड़ी ना आप होता है। जवाब दीजिए सर। हाँ, बड़ी क्लियर सी बात है। ऑपोजिशन इज मैडम, ऑपोजिशन अगर आप ये कहना चाहती हैं कि इस देश सारी ऑपोजिशन कांग्रेस, कम्युनिस्ट, लेफ्ट, सपा, बसपा, आरजेडी, हम सबके सब हिंदू विरोधी हैं साहब। हम सबके सब चाहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू मारा जाए। हम सबकी ये मंशा है और इसी मंशा के तहत हम लोग तो साहब कुछ कह ही नहीं रहे हैं। डज इट मेक एनी लॉजिकल सेंस टू यू? सभी लोग वरीड हैं, सभी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इसको डिस्कस किया है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सेंस को नहीं बोला है बनता इसलिए तो और सवाल जाकर पूछ के रहे कहा हैं। है सेंस इसको नहीं रोका जाए। बनता दूसरी इसीलिए बात- सवाल पूछ रहे हैं विवेक श्रीवास्तव। तोहिन सेना, दूसरी बात, हाँ देखिए दूसरी देखिए, बात आ रही हूं। देखिए, अनामिका जी, इस देश में रह रहे जो भारतवासी, इस देश में रह रहे भारतवासियों का जिनका दिल जो है मतलब पैलेस्टीन और गाजा के लिए दिल पसीज जाता है, लेकिन जिनका मुंह नहीं खुलता है बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के लिए, मेरे ख्याल से वो जो हिंदू उत्पीड़न हो रहा है बांग्लादेश में वो उसके एक एनेबलर हैं, वो एक उत्प्रेरक हैं, कैटलिस्ट हैं। वो इंश्योर कर रहे हैं कि वो जो है हिंदुओं की आवाज वहां से बाहर नहीं निकले। मैं आपको बता सकता हूं कि हमारी सरकार, मोदी सरकार जो है पूरी तरह से प्रतिबद्ध है हिंदू सुरक्षा के लिए, और सारे इंडियंस जो बांग्लादेश में है, और इसका प्रमाण विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि आप ये पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं। विवेक जी, मैं आपका ही सवाल पूछ रही हूँ, रुकिए। विवेक श्रीवास्तव, विवेक जी कह रहे हैं कि आप लोग ये पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि विपक्ष में जितने भी नेता हैं, विपक्ष में जितने भी नेता हैं हिंदू विरोधी हैं, जो हिंदू नेता है वो भी हिंदू विरोधी हैं। आप ये पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं? नहीं, हिंदू विरोधी नहीं है। ये कह रहे हैं साहब हम एंटी नेशनल है, हम चाइनीज एजेंट है, हम अमेरिकन एजेंट है, हम हिंदुओं का नरसंहार चाहते हैं, हमने देश बर्बाद कर दिया। जब अयोध्या में जब मोहित खान एक 12 वर्ष की लड़की को रेप करता अयोध्या में, तो कितने नेता इनके बोले थे? क्यों? क्योंकि जो रेपिस्ट था उसका नाम मोहित खान था। देखिए, आप मुंह मत खुलवाइए। ये लोग जो है दोहरे चरित्र के, ये विपक्ष जो है दोहरा चरित्र का विपक्ष है। ये केवल अपने 20% का वोट चाहता है और चाहता है कि हिंदू समाज में विभाजन हो, और उस विभाजन के लिए ये तरह तरह के हथकंडे जो है हिंदुओं के खिलाफ जो कुछ बांग्लादेश में इस वक्त हो रहा है उस पर देश में भी आवाज उठ रही है। देश के हिंदू सड़कों पर है और कह रहे हैं कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की रक्षा करना वहां की सरकार की जिम्मेदारी है, और अगर वहां की सरकार, वर्तमान सरकार, ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकती है तो उनको भी अपना पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि शेख हसीना को मजबूर किया गया पद छोड़ने के लिए और ये हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं लोग, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। महाभारत में इतना ही।